नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके हायर एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये आ जाएगा। यानी कि आपका हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो सब टॉपिक है पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये टॉपिक आपका आ जाएगा। और इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 4 से 8 साल के क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस के आप उठा लें तो आपको दिख जाएगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के कितने भी हों, आपके अगर दिमाग में आपके आर्टिकल्स और उसके अंतर्गत आने वाली जो विशेषाधिकार है उन सब चीज़ों को अगर आप जान जाएंगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलत आंसर कभी भी क्लिक नहीं होगा। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान जो है उस पर हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखें तो मूल बातों पे डिस्कस किया था कि फंडामेंटल देखें पार्ट पे आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि आपका संविधान कब बना, कौन अध्यक्ष थे, कितने लोग उसमें सदस्य थे, कमेटीज़ थी, कितने टाइम में लिखा गया। तो जो महत्वपूर्ण बिंदुएं थी उस पर हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। और उसी वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रहेंगे, यानी जो अनुच्छेद रहेंगे आपके एजुकेशन के दृष्टि से, जो नेट के पेपर 1 के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष, ओके समझ नहीं, यहाँ पे समक्ष होगा, विधि के समक्ष समानता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमारे संविधान के अंतर्गत इस देश में किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा। सभी पर समान कानून लागू होंगे और सभी को कानून के हिसाब से समान न्याय मिलेगा। ठीक है, यानी सभी को समान न्याय पाने का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 14 कहता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है, देखिए धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि समस्त नागरिक को समानता का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी आपके कास्ट से हो, चाहे किसी भी रेस से हो, मेल हो फीमेल हो, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं किया जाएगा, आपके संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। अब देखिए आर्टिकल आपका 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से संबंधित आपके नौकरियां होंगी, जॉब्स होंगे, या गवर्नमेंट से संबंधित जो सेवाएं होंगे, उसमें अवसर का सबको समान अधिकार दिया जाएगा, यानी कि समानता रहेगी। अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी नौकरी नियुक्तियां होंगी तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो टच को लेके जो नियम था, कानून था पहले, उसका अंत कर दिया गया।
यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 70 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है। अब वाक की स्वतंत्रता, वाक का मतलब स्पीच। ठीक है, तो यहाँ स्पीच ऑफ फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 के अनुसार। आर्टिकल 21A यानी 21 क अनुच्छेद 21 क क्या कहता है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसके अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे ऐड है आपके संविधान में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका 6 से 14 वर्ष का अगर बच्चों से जुड़ा हुआ कानून अधिकार की बात की जाए और किस अनुच्छेद में ऐड किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 आपका ए या क यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, और एक अनुच्छेद और है, याद रखिएगा 21 आर्टिकल 21। ठीक है, 21A था, ये आर्टिकल 21 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 21 कहता है भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल 21 कहता है। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके आर्टिकल 21A, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से। तो देखिए आपका जो आर्टिकल 21A ये जो ऐड किया गया आर्टिकल 21 में ए सेक्शन जो ऐड किया गया, ये संविधान के आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21 में ए जो अमेंडमेंट यानी संशोधन जोड़ा गया था, यानी 86th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 में ये ऐड किया गया था। किस लिए, आपका आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, ये आपका है 2009। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 जो है आपके संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा ये आपका लागू हुआ, यानी कि आपके संविधान में ऐड किया गया आर्टिकल द्वारा ये। और 2000 में संविधान के संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 जो है संविधान के जो कानून है उसमें ये ऐड कर दिया गया। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 का वर्क क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये कानून बन गया भारत में। और आपका ये 4 अगस्त और ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हो गया। कब, 4 अगस्त 2009 को ये आपका आरटीई एक्ट 2009 ये आपके लोकसभा में पास हो गया। और 1 अप्रैल आपका 2010 को ये क्या हुआ, ये लागू हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया। और फिर आपका इंडिया वर्ल्ड का 135वां कंट्री बन गया जहां एजुकेशन फंडामेंटल राइट यानी कि जो शिक्षा है वो मूल अधिकार के रूप में ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में जो लागू हुआ। ये 135वां कंट्री हो गया जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया एजुकेशन। ये याद रखिएगा, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 23 है, आर्टिकल आपका 23 है। इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार ओके एवं बाल श्रम का निषेध। तो आपका 23 जो है ये जैसे कि देह व्यापार हो गया, इसको प्रतिबंधित करता है तथा बाल श्रम
जो बच्चों का जो श्रम है, जो बच्चे नौकरी करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे निषेध किया गया। ठीक है, बाल श्रम को यहाँ पे रोका जा रहा है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, 24 क्या कहता है, 24 ये कहता है कि 14 वर्ष के से जो है कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं रखा जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, ये कहता है 24। देखिए आर्टिकल 25 करता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आपका 25 आर्टिकल कहता है धर्म का आचरण, या धर्म के अनुसार कोई भी आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, स्वतंत्रता उसको मिलेगी, यानी कि कानून इस पे कोई प्रतिबंध नहीं रखेगा, ना ही कानून का इससे कोई लेना देना होगा। कानून अपना काम जो होगा इसके परे करेगा। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता दी जा रही है, यानी कि कोई कानून इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब लोगों का अपना धर्म के अनुसार से अपने जीने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की धर्म की स्वतंत्रता आदि इसमें ऐड है। अनुच्छेद 29 जो है, आर्टिकल 29 है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनके ग्रुप जो हैं, उनके हितों का यहाँ पे संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पे देता है। तो याद रखिएगा, कहीं पे एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में आपका अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 13 है। आर्टिकल आपका 30 अनुच्छेद 30। आगे चलते हैं। देखिए अब आपका अनुच्छेद 48 का आर्टिकल 48A में कहा गया है पर्यावरण का तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि किस आर्टिकल में पर्यावरण, आपका पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 48A में कही गई है, याद रखिएगा। आपका आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा की बात जो है 51 में की गई है, पीस की बात की गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई है, तो उसको सुलझाना, शांति बनाना आर्टिकल 51 कहता है। आर्टिकल 51A जो कहता है ये मूल कर्तव्य की बात करता है। मूल कर्तव्य यानी कि जो संविधान का पालन और आदर्शों का तथा संस्थाओं का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन विचारों ने प्रेरित किया था उनका सम्मान करने वाले प्रावधान आपके शामिल किसमें हैं, आपके मूल कर्तव्य में शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान का पालन की जो बात की गई है और संविधान के आदर्शों का जो है पालन की बात, संस्थाओं का सम्मान की बात, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रगान और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन विचारों ने प्रेरित किया है उनका सम्मान का प्रावधान जो है आपके मूल कर्तव्य जो है 51 क में शामिल हैं, ए में शामिल है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात है, जो पूरा जो है इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 59 जो कहता है राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उनके लिए जो शर्त है, ठीक है, उसकी बात की गई है 59 में। आर्टिकल 60 जो कहता है राष्ट्रपति की शपथ की जो नियम कानून जो रखे गए हैं वो आपके आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 जो कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी सिलेक्शन जो है, निर्वाचन चुनाव जो है राष्ट्रपति का जो 54 था और उपराष्ट्रपति का 66 है। अनुच्छेद आपका 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात की गई है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। आर्टिकल 79 देखिए क्या कहता है,
आर्टिकल 79 आपका संसद का गठन से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है। आर्टिकल आपका 155 क्या कहता है, 155 जो कहता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 157 जो है अहर्यताएँ, राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्यताएँ जो हैं इसमें है, एलिजिबिलिटी है। और 159 जो अनुच्छेद है उसमें जो है राज्यपाल की शपथ से संबंधित जो है इसमें प्रावधान है। तो राज्यपाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में राज्यपाल का काफ़ी महत्व होता है। अब आर्टिकल आपका 300 का संपत्ति का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 300 आपका जो क है वो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाए या किया जाएगा अन्यथा नहीं, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान का जो नियम कानून है उसी के अनुसार किसी के संपत्ति से उसको वंचित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और आपका अधिकार नहीं रहेगा, किसी और का अधिकार नहीं रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 344। इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति जो है इससे जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं। अनुच्छेद 344, ठीक है, अनुच्छेद 344 जिसमें हिंदी का जो भाषा है, हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात कही गई है। किसमें? आपके अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति जो है इसमें आपका काम करने का अधिकार इसमें रखा गया है। अब देखिए आपका आर्टिकल 350 की बात की जाए, आर्टिकल 350 जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की बात की गई है। किसमें? 315A आर्टिकल जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की बात की गई है। एंड आपका 351 की जो बात है आपके आर्टिकल में, इसमें कही गई है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। यानी कि जो आपका संविधान का आर्टिकल 51 है इसमें कहा गया है संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार और बढ़ाया जाए। तो हिंदी भाषा से संबंधित ये आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल 368 जो कहता है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया इसमें रखी गई है। तो संविधान का संशोधन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, नीतियां हैं, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आर्टिकल हो गए आपके इम्पोर्टेंस। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें और भी हैं, उसको हम ला देते हैं। हो सकता है डिस्कस हम ज़्यादा उस पर ना करें, आप लोग उसको स्टडी में लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और आप लोग निश्चित है कि आप लोग थोड़ा सा इससे परेशान होने लगेंगे और बोर होने लगेंगे वीडियो से, लेकिन वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। चलिए आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो अगर कोई पूछे आपसे एग्ज़ाम में कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो कंकरेंट सूची में रखा गया, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची है क्या? देखिए भारत गणराज्य के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 3 अलग अलग अनुसूचियाँ हैं। देखिए फर्स्ट यूनियन आपका अनुसूची है, यानी इस सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फिर आपका स्टेट लिस्ट यानी राज्य प्रांतीय सूची, ये क्या है, इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का ही सिर्फ होता है, ठीक है, सिर्फ राज्य सरकार का। और कंकरेंट यानी समवर्ती सूची में क्या होता है, इस सूची में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो हमारा पहले सूची में था एजुकेशन, ये स्टेट आपका यानी कि प्रांतीय सूची, राज्य सूची के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया और आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों का काम हो गया, ठीक है। एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा गया, लेकिन पहले किस में था,
आपका यहाँ पे प्रांतीय सूची में था। देखिए कहा गया है इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है, और प्रारंभ में शिक्षा यानी एजुकेशन प्रांतीय यानी राज्य सूची स्टेट लिस्ट में थी, और 1976 में संविधान के 42 अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन द्वारा शिक्षा जो है को समवर्ती सूची में से कंकरेंट सूची में शामिल कर दिया गया। तो सॉरी, थोड़ा सा क्लियर हो जाइएगा, यहाँ पे जो एजुकेशन था वो आपका राज्य सूची से हटके आपका समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया राज्य सूची, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। किसमें है? सन 2002 में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 46वें संशोधन रिवीजन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें तब तक शिक्षा की व्यवस्था कराएगी और उनकी देखभाल करेगी। बाल्यावस्था की बात यहाँ पे की गई है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए कहा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है, इसमें हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे है, आप इसको रीड कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखिए कहा गया शिक्षा एजुकेशन संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार की बात किस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट में किया गया है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट जो है, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई है, राज्य द्वारा पोषित तथा राज्य निधि से की सहायता से स्थापित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रवेश के लिए। राज्य द्वारा पोषित यानी राज्य सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या राज्य के पैसे से, राज्य सरकार के पैसे से सहायता से जो विद्यालय चल रहे हैं वो आपके इसी एक्ट में आएंगे। और ये क्या एक्ट करता है? ये आपका सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है एडमिशन का एजुकेशन में। देखिए स्त्री शिक्षा वुमेन एजुकेशन की विशेष व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15(3) में यह व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। याद रखिएगा, ये हो गया आपका। समाज में कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया, और यानी कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की बात की गई थी, यहाँ पे दिख रहा है वो 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उनकी उन्नत करेगा, और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के जो उनके खिलाफ जो शोषण हो रहे थे उनसे उनको क्या करेगा? रक्षा करेगा, उनका सिक्योरिटी उनको प्रदान करेगा। यहाँ पे अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की गई विशेष व्यवस्था। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग स्टडी में लीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और संविधान के अनुच्छेद 30 आपके 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस प्रकार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से के प्रबंधन में है। तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी धर्म भाषा को देख के सरकार के द्वारा शिक्षा में सहायता देने पर।
अब मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं, तो यहाँ पे हम छोड़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है 8 नंबर का, ये 9 धार्मिक शिक्षा पर रोक किस में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो रन हो रहे हैं कॉलेजेस, एजुकेशन जो सिस्टम व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उसमें रोक रहेगा। और राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं जो हैं वो पहले 15 थी भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया था 344(1) में अनुच्छेद में, लेकिन बाद में और 7 भाषाओं को जोड़ दिया गया और टोटल 22 भाषा है हमारे राष्ट्रीय महत्व की। और राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास देखिए आपके अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है तथा अनुच्छेद 391 में इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको संदेह, कोई भी परेशानी होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।